कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर। अंग्रेज़ों ने देश को पूरी तरह बदल दिया था। ज़मींदारों के पास ज़मीन की कमी नहीं थी, गरीबों के पास खाने को रोटी नहीं थी। सरकार ने कहा आज़ाद भारत में ये सब नहीं चलेगा। सरकार लैंड रिफॉर्म्स लाई, ज़मींदारी सिस्टम ख़त्म किया और लैंड सीलिंग लगा दी। लैंड सीलिंग मतलब एक लिमिट लगा दी कि किसी के भी पास 20-30 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं होनी चाहिए। अगर है तो 20-30 एकड़ से ज़्यादा की जो ज़मीन है उस एक्सेस ज़मीन को हम गरीबों को देंगे। अमीर लोग कोर्ट चले गए, कहा कि मैं चाहे 500 एकड़ की ज़मीन रखूं, वो मेरा अधिकार है। गरीबों के लिए कोर्ट सरकार गई। सरकार ने कहा भाई इनका भी तो अधिकार है कि ये भूखे पेट ना सोए, और हमने कौन सबकी पूरी ज़मीन ले ली, 20-30 एकड़ तो हैं आपके पास। फिर भी कोर्ट्स ने ज़मींदारों के हक़ में फ़ैसले सुनाए। क्यों, अभी बताऊंगा। ऐसा ही एक और केस हुआ, चंपाकम दुराईराजन केस। 1927 में मद्रास गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला और कहा कि मेडिकल और इंजीनियरिंग सीट समाज के हर सेक्शन को मिलनी चाहिए। कुछ लोग इसके खिलाफ कोर्ट में चले गए कि ये राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है, और कोर्ट्स ने भी उन लोगों की बात मान ली और कहा कि हाँ, ये सरकार का ऑर्डर गलत है। सरकार ने कहा इक्वालिटी हमने तो लिखे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमको इसको वायलेट नहीं कर रहे, हम इक्वालिटी लाना चाह रहे हैं। गरीब के पास रोटी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, इसके पास 500 एकड़ ज़मीन है, किस बात की इक्वालिटी है समाज में। फिर सरकार ने कहा गरीब का बच्चा ऐसे ही हमेशा गरीब ही रह जाएगा। गरीब को रोटी मिलेगी, एजुकेशन मिलेगी, तब मुकाबला बराबरी का होगा, तब इक्वालिटी आएगी। कोर्ट ने कहा सर आप बात तो बड़ी अच्छी करते हो, लेकिन एक टेक्निकल पॉइंट भूल गए। आपने जो इक्वालिटी, प्रॉपर्टी, सारे राइट लिखे हैं ना, पार्ट 3 में लिख दिए, और जो इक्वालिटी आप लाना चाह रहे हो यानी कि वेलफेयरिज्म, वो लिख दिया पार्ट 4 में। तो पार्ट 4 पार्ट 3 को वायलेट कर दे, वो तो हम अलाउ नहीं कर सकते। सरकार ने कहा इतनी सी बात, अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर देते हैं और वेलफेयरिज्म वाली चीज़ें भी पार्ट 3 में लिख देते हैं। यानी कि सरकार बड़े बड़े एस्टेट्स खरीद सकती है, एक्वायर कर सकती है। सरकार स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है। ठीक है, तो ये आप ढंग से पढ़ो एक बार, ये कोई राइट्स नहीं है। सोचो एक बार, ये कोई राइट नहीं है। राइट तो ये होता है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू प्रॉपर्टी। ये कोई राइट थोड़ी ना लिखा है, ये वेलफेयरिज्म है। समाज में राइट्स नहीं हैं कुछ लोगों के पास, उनको राइट्स उनके मिल जाएं, इसलिए ये वेलफेयरिज्म की चीज़ें पार्ट 3 में लिखी गई। लेकिन कुछ लोग इसके खिलाफ भी कोर्ट चले गए। उन्होंने कहा कि सरकार को, पार्लियामेंट को कोई अधिकार नहीं है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करे। लेकिन कोर्ट ने कहा कि अब सरकार बिल्कुल ठीक है, यानी कि फर्स्ट अमेंडमेंट ठीक है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद केस 1951 में कहा। 15-16 साल तक यही स्टोरी चलती रही, लोगों को धीरे धीरे उनके अधिकार मिलते रहे। लेकिन 1967 गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट पलट गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कुछ भी हो जाए, सरकार फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती। किसी के पास कितनी ही ज़मीन हो, दूसरी तरफ कुछ भी हो रहा हो, इस बंदे की आप ज़मीन को टच नहीं कर सकते। पार्लियामेंट ने कहा भी ये तो बड़ी गलत बात है। फिर किस बात की आज़ादी अगर ये सब होगा देश में। तो सरकार ने ओपनली बोला, कोई छिपाने वाली बात नहीं है, सरकार ने ओपनली बोला कि भैया हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कानून बनाएंगे, हम गोलकनाथ केस के खिलाफ कानून बनाएंगे। और सरकार लाई 24th अमेंडमेंट 1971, जिसमें पार्लियामेंट ने कहा साफ साफ कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी अमेंड कर सकती है, यानी कि पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर्स हैं। अब यहाँ पे एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। पार्लियामेंट
कुछ भी अमेंड कर सकती है, ये कहना थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि आज पार्लियामेंट ने जो चेंजेस किए फंडामेंटल राइट में वो तो किसी के भले के लिए किए हैं, लेकिन फ्यूचर में भी पार्लियामेंट किसी के भले के लिए ही ऐसा करे ये तो ज़रूरी नहीं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ही इनोवेटिव तरीका निकाला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो, पार्लियामेंट अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स अमेंड कर सकती है, पार्लियामेंट समाज में जस्टिस लाना चाहती है ला सकती है, पार्लियामेंट अगर चाहे किसी की ज़मीन दे दे किसी को वो भी कर सकती है, पार्लियामेंट जो मन में आए कर सकती है, लेकिन इतना ख्याल रहे कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर न डिस्ट्रॉय करे। भाई जैसे बेटा अगर तुम विदेश जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन अपने संस्कारों को मत भूलना। वही बात है कि तुम कॉन्स्टिट्यूशन में जो मर्जी करना चाहते हो तुम करो, लेकिन जिन बेसिक संस्कारों के बेसिस पे हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था बस उनको कभी मत छेड़ना, और अगर तुमने छेड़ा तो हम यहाँ खड़े हैं। ठीक है, तो यानी कि 1950s में सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को फंडामेंटल राइट इसलिए अमेंड करने दिए थे क्योंकि पार्लियामेंट कुछ नेक काम कर रही थी, लेकिन उस नेक काम को करते करते पार्लियामेंट ने 24th अमेंडमेंट के थ्रू अपने आप को अनलिमिटेड पावर दे दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम करो, हम एग्री कर रहे हैं, लेकिन बस कॉन्स्टिट्यूशन को कल को डिस्ट्रॉय मत कर देना। जिन बेसिक आइडियाज़ के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशन बना है उनका उल्लंघन मत कर देना, वरना हम यहाँ बैठे हैं। एक लाइन में बताओ बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट। तो आंसर है कि जिसको लिमिटेड पावर मिलती है वो उस लिमिटेड पावर को अनलिमिटेड पावर में कन्वर्ट नहीं कर सकता है। क्या समझे भाई? भगवान शिव ने भस्मासुर को पावर दी कि बेटा तुम जिसके सर पे हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा, और भस्मासुर भगवान शिव को ही भस्म करने भागा। नहीं कर सकता ना, कॉमन सेंस की बात है। तो इसलिए विष्णु जी बचाने आए। उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को पावर दी कि बेटा तुम मुझे अमेंड कर सकते हो। अब पार्लियामेंट कल को चल दे कॉन्स्टिट्यूशन को ही तबाह करने के लिए, तो बचाने कौन आएगा? सुप्रीम कोर्ट। कॉमन सेंस की बात है। आपको जो पावर दी गई आप उसका सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग मत कीजिए। तो जब तक पार्लियामेंट लोगों की भलाई के लिए काम कर रही है तब तक ठीक है, लेकिन जब पार्लियामेंट कुछ गलत करने की कोशिश करेगी तो जैसे विष्णु जी बचाने के लिए आए थे वैसे ही सुप्रीम कोर्ट आएगा और कहेगा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक वैल्यूज़ को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। और ये चीज़ हम अपनी आम जिंदगी में भी देखते हैं। भाई मालिक ने चौकीदार से कहा कि बेटा मेन गेट की रखवाली तुम करोगे, मेन गेट से कौन अंदर आएगा ये तुम तय करोगे। ये पावर मिल गई। अब इस लिमिटेड पावर का इस्तेमाल करके क्या चौकीदार मालिक को अंदर घुसने से रोक देगा? नहीं रोक सकता ना यार, कॉमन सेंस की बात है। जीनी ने अलादीन से कहा कि बेटा तुम 3 विश मांगो। अलादीन पहली विश मांग लेगा कि मुझे अनलिमिटेड विशेष चाहिए, चीटिंग हो जाएगी, नहीं कर सकता। तो इसलिए बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का बेसिक कंसेप्ट है कि जिसको जब भी कोई पावर मिलती है तो हमेशा वो लिमिटेड पावर होती है। उस लिमिटेड पावर के इस्तेमाल से आप अनलिमिटेड विशेज़, अनलिमिटेड पावर नहीं ले सकते हो। बस यही बेसिक कॉमन सेंस की बात बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट है। हार के भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। केशवानंद भारती जी केस हार गए थे लेकिन फिर भी वो जीत गए। कैसे? अभी आगे बताऊंगा। कोर्ट में क्या आर्ग्यूमेंट्स थे वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक वेबसाइट भी लॉन्च करी है क्योंकि 50 ईयर्स हो गए हैं इस जजमेंट को। बड़ा इंटरेस्टिंग और सिंपल सा कंसेप्ट है, 2 मिनट में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये चीज़ प्रीलिम्स के लिए याद कर लो कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की जजमेंट 24 अप्रैल 1973 को आई थी। इसमें 24वें अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था। ये जजमेंट 13 जज बेंच ने दी थी, जिसमें 7 जजेस ने इस डॉक्ट्राइन के पक्ष में बोले थे और 6 इसके अगेंस्ट थे। 13 जज बेंच आज तक की सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी बेंच रही है। कुछ बेसिक स्टेटमेंट्स। क्या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है? नहीं, ये डिफाइंड कहीं भी नहीं है। क्या
ये 42nd अमेंडमेंट के रिस्पॉन्स में लाई गई थी, 42nd नहीं 24th, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट तो काफ़ी बाद में आई थी, 1975 में आई थी, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। क्या पार्लियामेंट किसी बेसिक स्ट्रक्चर वाली चीज़ को अमेंड कर सकती है? नहीं कर सकती। उसके पास कितनी भी बड़ी मेजॉरिटी हो, पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर वाली चीज़ों को अमेंड नहीं कर सकती है, ठीक है। कौन डिसाइड करता है कि क्या चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर में है क्या नहीं है? कौन बचाने आएगा कॉन्स्टिट्यूशन को? विष्णु जी, है ना, मतलब सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। क्या क्या आता है बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर? आपको बहुत सारे पॉइंट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप कॉमन सेंस लगाना। अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाए कि क्या सेपरेशन ऑफ पावर बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, यार आप खुद सोचो है या नहीं है। पार्लियामेंट कोई कानून बना दे जिससे आपके राइट्स वायलेट हो जाएं, तो किसके पास जाते हो? सरकार के खिलाफ आपको जाना है, किसके पास जाते हो? कोर्ट जाते हो ना बार बार। तो अगर सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होगी, कोर्ट्स को भी सरकार ही कंट्रोल करेगी, तो कहाँ जाओगे? सरकार के खिलाफ सरकार के पास जाओगे क्या? कॉमन सेंस की बात है ना। फेडरलिज्म है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है। कल को सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑर्डर निकाल देगी कि कल से इंडिया में कोई भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, या कल से कोई भी सीएम नहीं होगा, या होगा भी तो उसको हम अपॉइंट करेंगे, लोग इलेक्ट नहीं करेंगे। लोग बनाएंगे सीधा प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री बताएंगे कि पूरे देश में सीएम कौन बनेगा, कौन मंत्री बनेंगे, A to Z, MLA MP सब कुछ हमारे प्रधानमंत्री जी बताएंगे। अगर ऐसा कल को हो जाए तो तानाशाही हो जाएगी ना, डिक्टेटरशिप हो जाएगी, यानी कि फेडरलिज्म खत्म हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं कर सकते। तो फेडरलिज्म इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो ऐसे बड़ी कॉमन सेंस की बातें हैं। हाँ, कुछ स्पेसिफिक आर्टिकल्स हैं जो कॉमन सेंस की बातें आपको हल्का सा लर्न करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स। आर्टिकल 32 ये कहता है कि आप अपने फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। हाँ, तो ये आर्टिकल 32 बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। आर्टिकल 136 जो कि स्पेशल लीव पिटीशन के बारे में है। आर्टिकल 141 सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सभी कोर्ट्स पे बाइंडिंग है। आर्टिकल 142 कंप्लीट जस्टिस के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है। तो ये सब चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। हाई कोर्ट्स के दो आर्टिकल्स। आर्टिकल 226 हाई कोर्ट्स कोई भी ऑर्डर या रिट निकाल सकते हैं किसी भी फंडामेंटल राइट या अदर पर्पस के लिए। आर्टिकल 227 हाई कोर्ट अपने इलाके में आने वाले सभी कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स के ऊपर सुपरिटेंडेंस रखते हैं। ठीक है, तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। अब हम कुछ प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं। हर 2 साल में यूपीएससी सेम क्वेश्चन पूछता है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है। स्टूडेंट्स फिर भी इसको गलत करके आते हैं क्योंकि उनको कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में फ़र्क ही नहीं पता। बात को समझो, किसी देश में कॉन्स्टिट्यूशन नाम की किताब है, मतलब वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के बन जाने से कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट नहीं बनती है। कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं आता है। कंसेप्ट को समझो। जनता मंत्री जी को चुनती है, लेकिन जनता के अधिकारों का हनन, लोगों के राइट्स का वायलेशन भी यही नेता लोग करते हैं। सबसे ज़्यादा चौड़ में यही लोग चलते हैं। सबसे ज़्यादा क्राइम्स, करप्शन, दादागिरी कौन करता है? ये या इनके चमचे, है कि नहीं? और किसके खिलाफ? आम आदमी के खिलाफ, जिसने खुद ने लोगों को चूज़ किया है। तो कितनी दुविधा की बात है, जिसको हम चुनते हैं वही हमारा शोषण करता है। जीवन की सच्चाई है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन किसी देश में है, लेकिन अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन टोटली कंट्रोल कर रही है सरकार, तो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं होगा। अगर किसी भी देश में सरकार के पास अनलिमिटेड पावर है, सुनो, अगर किसी देश में सरकार के पास अनलिमिटेड पावर है, तो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब हुआ कि सरकार के पास लिमिटेड पावर है। अब सरकार के पास लिमिटेड पावर हो, ये आप कैसे इंश्योर करोगे? पावर को 3 हिस्सों में बांट के, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करके, ये नहीं मंत्री जी जो रूल चाहें बना दें, हम तो जनता के प्रतिनिधि हैं, तो हमें कोई कैसे बंदी बना सकता है, हम जो मन में आए करें, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। दे आर बाउंड बाय रूल ऑफ लॉ।
ये लोग जुडिशरी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगर जुडिशरी इनके अंडर आ गई तो आप कहाँ जाओगे फिर? ठीक है, तो इसलिए एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं होता है। जैसे साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड के दौरान सरकार ऑफिशियली डिस्क्रिमिनेट करती थी ब्लैक के खिलाफ, है ना, यानी कि सरकार मनमर्जी कर रही है, अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन चला रही है। तो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन तो था लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं था। अगर आपने ये कंसेप्ट समझ लिया तो ये आपके सारे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे 2014 में यूपीएससी ने कितना सिंपल सा पूछा कि लिमिटेशन किस पे होती है, लोगों पे या नेताजी पे? ऑब्वियसली नेताजी पे, ताकि वो लोगों का शोषण ना करें। मेंस एग्जामिनेशन के लिए कुछ ज़रूरी क्वेश्चंस। केशवनंद भारती केस क्या था? इसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एवोल्यूशन में कैसे मदद करी? आज 21st सेंचुरी इंडिया में इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? एंड सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला देके सही किया या गलत किया? क्योंकि ये डॉक्ट्राइन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी है, तो ये इनोवेशन सही थी या गलत थी? दोनों तरह के आर्ग्यूमेंट्स आपको पता होने चाहिए। एंड क्या आज पार्लियामेंट चाहे, नेताजी चाहें तो इस डॉक्ट्राइन को पलट सकते हैं? अगर हाँ तो उसके क्या तरीके हैं? एंड उसके बाद कुछ इंटरव्यू की चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहली बात ये कि 50 साल हुए इस जजमेंट को, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशल वेबसाइट लॉन्च करी जिस पे इस केस के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं सुप्रीम कोर्ट ने, बिकॉज ये केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो ये मैक्सिमम पॉइंट्स वहीं से लिए हुए हैं। तो केशवनंद भारती के सिंपल सा ये था कि केरला ने भी बाकी स्टेट्स की तरह लैंड रिफॉर्म एक्ट्स बनाए थे जिनके तहत बड़े लैंड ओनर्स का एक्सेस लैंड गरीबों को दिया गया। केशवनंद भारती जी जिनके पास काफ़ी सारा लैंड था, उनका भी लैंड सरकार गरीबों को दे रही थी, बट उन्होंने कहा कि उससे उनका राइट टू प्रॉपर्टी वायलेट हो रहा है। और गोलकनाथ जजमेंट तो पहले ही आ चुकी थी। तो अब सुप्रीम कोर्ट के पास, पहले हाई कोर्ट में केस गया, केरला हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया। तो सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट के आगे 3 क्वेश्चंस थे। पहला ये कि केरला गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए लैंड रिफॉर्म्स एक्ट क्या वो राइट टू प्रॉपर्टी वायलेट करते हैं? क्या पार्लियामेंट के पास, जैसा 24th अमेंडमेंट कहता है, अनलिमिटेड पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की? एंड तीसरा सवाल ये था कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन के पास एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको कोई भी अमेंड नहीं कर सकता? ये 3 की क्वेश्चंस थे। आर्ग्यूमेंट्स क्या थे? केशवनंद भारती जी ने आर्ग्यूमेंट्स दिए कि देखो, पार्लियामेंट की पावर्स अनलिमिटेड नहीं हैं, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होता है, कुछ फंडामेंटल फीचर्स होते हैं जिनको पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती है। और मेरा राइट टू प्रॉपर्टी भी ऐसा ही एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। लैंड रिफॉर्म एक्ट बना के कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर छेड़ा जा रहा है, प्लीज़ इसको रोकिए। ये थी केशवनंद भारती जी की आर्ग्यूमेंट्स। सरकार ने कहा कि पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर है, वो जो चाहे करे। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी अमेंड कर सकती है, बेसिक स्ट्रक्चर जैसी कोई चीज़ नहीं है। लैंड रिफॉर्म एक्ट केशवानंद जी की राइट टू प्रॉपर्टी पे एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। इससे कई लोगों को जस्टिस मिलेगा, और हमने ये कानून सिर्फ इनके खिलाफ नहीं बनाया है, कानून सबके लिए है। कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने कहा कि हम केशवानंद जी से पूरी तरह एग्री करते हैं। केशवानंद जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है। केशवानंद जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको पार्लियामेंट कभी भी अमेंड नहीं कर सकती है। लेकिन केशवानंद जी, आपका राइट टू प्रॉपर्टी उस बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, क्योंकि देश में और भी बहुत कुछ बेसिक इश्यूज हैं। ठीक है, तो केशवानंद जी केस तो हार गए, वो अपनी ज़मीन बचाना चाह रहे थे, लेकिन हार के भी वो जीत गए, क्योंकि इंडिया को मिल गया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। तो कोर्ट ने लैंड रिफॉर्म्स एक्ट को सही करार दिया और कहा कि पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर्स नहीं है। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में जो मर्जी चेंज करे सिवाय बेसिक स्ट्रक्चर के। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के जजमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन के एवोल्यूशन में क्या मदद मिली, ये आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है।
यही तीनों पॉइंट मैंने यहाँ लिख दिए हैं। तो आपको लिखना है कि इससे सबसे पहले तो इस जजमेंट ने पार्लियामेंट की पावर पे लिमिटेशंस लगाई और साथ में ये कह दिया कि पार्लियामेंट जो चाहे कर सकती है, बस इन लिमिटेशंस का ध्यान रखे, यानी कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय ना करे। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है और कौन से अमेंडमेंट इसको वायलेट करते हैं ये जुडिशरी देखेगी। ठीक है, तो तीन चीज़ें हुई कि पार्लियामेंट जो मर्जी करे बट लिमिटेशंस के अंदर, ताकि बेसिक स्ट्रक्चर को कोई हानि ना पहुंचे, और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो जुडिशरी डिसाइड करेगी। केशवानंद भारती जजमेंट आज से 50 साल पहले आई थी। 50 साल में बहुत कुछ बदल गया है। क्या 21st सेंचुरी इंडिया में भी हमें इस डॉक्ट्राइन की ज़रूरत है? हाँ, बिल्कुल है। सिंपल सी बात है, देश में जो भी सबसे बड़े मेजर इश्यूज़ रहते हैं आप उनके बारे में ज़रा सोचो। पार्लियामेंट में इस समय 40% MPs के ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं और आप कह रहे हो कि ऐसे लोगों को अनलिमिटेड पावर मिलनी चाहिए। कितनी खतरनाक चीज़ होगी है, राइट? आपके राइट्स कहाँ जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, राइट? देखो, फंडामेंटल वैल्यूज़ को प्रिजर्व करती है डॉक्ट्राइन। वो कैसे? समय के साथ हमारे अंदर बहुत सारे बदलाव आते हैं, हमारे रहन सहन में, हमारे घर में, हमारे कपड़ों में, फूड हैबिट्स में 50 तरह के चेंजेस आए हैं, लेकिन कुछ बेसिक संस्कार चेंज नहीं हुए। जब वो चेंज हो जाते हैं तो घर टूट जाते हैं, फिर कुछ नहीं बचता। तो उसी तरह समय के साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज होता है, इसीलिए हम इसको लिविंग डॉक्यूमेंट कहते हैं। लेकिन इस चेंज की आड़ में ऐसा ना हो कि हम अपने संस्कार ही भूल जाएं, जिन फंडामेंटल वैल्यूज़ पे ये कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है उन्हीं को भूल जाएं। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, है ना? तो वही ये डॉक्ट्राइन बचाती है। ये डॉक्ट्राइन हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को बचाता है। आए दिन कितना न्यूज़ में आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ कई चीज़ें करती रहती है। ये कोई आज की बात नहीं है, ये बहुत पहले से चल रहा है ना? जैसे 1994 में बोमई केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि स्टेट्स कोई सेंटर पे डिपेंडेंट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उनकी अपनी एक अलग पहचान है, राइट? तो कल को अगर केंद्र सरकार चाहे तो ये नहीं कभी भी स्टेट गवर्नमेंट्स को हटा दे और बिल्कुल ही अपनी मनमर्जी करे, राइट? तो इसलिए हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को बचाती है ये डॉक्ट्राइन। इट प्रोटेक्ट्स रूल ऑफ लॉ फ्रॉम रूल ऑफ मैन। इंडिया में ना सिर्फ नेताजी ही नहीं बल्कि लोगों को भी ऐसा लगता है कि जिसको हमने चुन लिया उसको 5 साल मनमर्जी करने का लाइसेंस मिल गया। ऐसा नहीं होता। हम सोचते हैं कि इस बंदे की सरकार बन गई तो इसके पास अब लाइसेंस है 5 साल ये जो मर्जी करे। ऐसा नहीं होता। एवरीवन इज़ बाउंड बाय द लॉ। हर कोई कानून के दायरे के अंदर काम करेगा, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है? तो ये हमें एक एश्योरेंस देती है कि कल को ये विधायक जी और उनके बेटे और उनके चमचे अपनी मनमर्जी नहीं चलाएंगे, जो कानून है उसको फॉलो किया जाएगा। इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। कैसे इंश्योर करोगे कि नेताजी अपनी मनमर्जी ना करें, गुंडागर्दी ना करें? कहाँ जाओगे आप? पुलिस के पास जो नेताजी के अंडर है, कोर्ट जाओगे ना, राइट? तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर नेताजी ही जुडिशरी को चूज़ करेंगे तो फिर आप कहीं नहीं जा पाओगे। नाम के लिए तो चले जाओगे, केस फाइल कर दोगे, बट ये जज साहब तो इन्हीं के लिए फिर देंगे ना फैसला। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 99th अमेंडमेंट यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को खारिज कर दिया था, क्योंकि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ था। तो हमने यहाँ पे सारे रीसेंट एग्जांपल्स दिए हैं। जब भी कोई क्वेश्चन आता है सिग्निफिकेंस इन 21st सेंचुरी, तो आपको सिर्फ पॉइंट्स नहीं लिखने हैं, आपको पॉइंट्स को करंट कॉन्टेक्स्ट देना है। जैसे कितने पार्लियामेंटेरियंस पे क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, गवर्नमेंट खुद लिटिगेंट है कोर्ट के सामने, अगर गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी जजेस को तो वो तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा ना, बिल्कुल ही, है ना? तो आपको कुछ रीसेंट एग्जाम्पल्स देने होंगे। क्वेश्चन आ सकता है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने ठीक किया ऐसी एक डॉक्ट्राइन का इन्वेंशन करके? तो आप पहले लिखोगे कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया। रीज़न, ये डॉक्ट्राइन कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई नहीं है। दूसरा,
आज तक 50 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट ने कोई लिस्ट नहीं दी कि ये चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हैं। ये डॉक्ट्राइन डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, क्योंकि डेमोक्रेसी में पीपल आर सुप्रीम, जनता से ऊपर कोई नहीं। जनता ने चुना पार्लियामेंट को और पार्लियामेंट पे आप लगा रहे हो रिस्ट्रिक्शन, तो इसलिए ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। और पूरी दुनिया में किसी भी देश में ऐसी कोई डॉक्ट्राइन नहीं है। एक हमारा ऐसा अनोखा सुप्रीम कोर्ट है जिसने डॉक्ट्राइन बना दी, इसलिए ये डॉक्ट्राइन बना के सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया। अब आप आर्गुमेंट्स होके सुप्रीम कोर्ट की फेवर में। आप ये कहोगे कि यार कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ऐसा कहना गलत है। एक्चुअली ये मेंशन्ड है, लेकिन इम्प्लिसिट है, ऑब्वियस है। कैसे? कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में पावर्स को 3 हिस्सों में बांटा गया है, जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। तो अगर सारी पावर पार्लियामेंट के पास है तो आपने पावर को बांटा ही क्यों? पावर को बांटने का मतलब ही ये है कि आप बता रहे हो इसकी इतनी ही पावर है, इसकी इतनी ही पावर है, तो अनलिमिटेड पावर तो किसी को नहीं दी ना, राइट? तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है। और यही तो जजमेंट में कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि अनलिमिटेड पावर नहीं है पार्लियामेंट के पास, सिंपल। तो यानी कि इम्प्लिसिट है। दूसरा, हमने पहले ही पढ़ा था कि जिसको कोई लिमिटेड पावर मिलती है उसको वो अनलिमिटेड पावर में कन्वर्ट नहीं कर सकता है। और एक आर्ग्यूमेंट, आप ये कह रहे हो कि भैया पब्लिक ने लेजिस्लेचर को चुना, पब्लिक ने पार्लियामेंट को चुना, राइट? अब बताओ, पार्लियामेंट कानून बनाती है और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जुडिशरी कानून को खारिज कर सकती है कि नहीं? तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर देना चाहता था तो कॉन्स्टिट्यूशन ने जुडिशरी को क्यों पावर दी कि वो कानून को तोड़ सके, कानून को खारिज कर सके, है कि नहीं? तो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने जुडिशरी को पावर दी है कि वो जनता के द्वारा चुनी गई पार्लियामेंट के कानून को खारिज कर सकती है, इससे साफ साफ जाहिर होता है कि पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर्स हैं ही नहीं। कॉमन सेंस की बात है। दूसरा आपका आर्ग्यूमेंट ये था कि 50 साल हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने अब तक पूरी लिस्ट नहीं दी। ये तो गुंडा कर दिया भाई सुप्रीम कोर्ट की, है ना? मनमर्जी है, जो मर्जी बोल देगा उसको सुप्रीम कोर्ट कि ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है, वो भी बेसिक स्ट्रक्चर है। गलत बात है ना? तो आप आर्ग्यूमेंट दोगे कि भाई ऐसा है, पार्लियामेंट कब कौन सा हथियार ले आए हमें नहीं पता। कल को पार्लियामेंट किस तरह का लॉ बना दे, किस तरह का अमेंडमेंट ले आए हमें नहीं पता। तो जब आपको पता ही नहीं कि सामने वाला कौन से हथियार ला सकता है, तो आप थोड़ी ना अपने सारे पत्ते पहले खोल दोगे। यू विल वेट, आप देखोगे सामने वाला कौन सा हथियार नया बना रहा है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए लीगल पेज आ रहे हैं, क्या चीज़ें आर्ग्यूमेंट ला रहे हो पार्लियामेंट, उसके बेसिस पे ही तो सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ को टैकल करेगा ना। तो इसलिए पूरी लिस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरा पॉइंट था डेमोक्रेसी के खिलाफ कि भाई पार्लियामेंट को जनता ने चुना और आप उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो, ऐसा कैसे कर सकते हो? तो समझो, ये डॉक्ट्राइन एक्चुअली डेमोक्रेसी को बचा रही है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर रही। हमने ऊपर पढ़ा ना कि यूपीएससी हर साल पूछ लेता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब ही ये है कि जनता के द्वारा चुने गए लोगों पे रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। यही है मतलब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, ठीक है? तो पॉलिटिशियंस पे रिस्ट्रिक्शन लगा के हम डेमोक्रेसी को कमज़ोर नहीं कर रहे हैं, बल्कि इन पर रिस्ट्रिक्शन लगा के हम डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर से डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन हो रही है, प्रोटेक्ट हो रही है। फिर हमने कहा कि किसी और कंट्री में ऐसी डॉक्ट्रिन क्यों नहीं है? तो ऐसा है, किसी भी कंट्री ने अपनी पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर नहीं दी है। सभी देशों ने अपनी पार्लियामेंट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, चाहे वो यूएसए हो, फ्रांस, जर्मनी, कितनी बढ़िया बढ़िया डेमोक्रेसीज हैं, सबने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। और रिस्ट्रिक्शन हमने भी लगाई है ऐसे डिवीजन करके पावर्स का, लेकिन पार्लियामेंट थोड़ी अकड़ में आ गई थी कि नहीं जी हमारे पास तो अनलिमिटेड पावर है। तो जो चीज़ ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है, उसी चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ अक्षरों में द्वारा बता दिया है इस डॉक्ट्राइन के थ्रू, ठीक है? और एक बात, ये बड़ी सोचने वाली बात है, हम किस चीज़ के लिए लड़ रहे थे? हम लड़ रहे थे कि हमें आज़ादी मिले, वो तो मिल गई,
15 अगस्त 1947 को। बढ़िया है, आज़ादी मिल गई, इलेक्शन कराओ, पार्लियामेंट चुनो, पार्लियामेंट देश को चलाएगी 5 साल, नहीं पसंद आए तो 5 साल बाद फिर से बदल दो पार्लियामेंट और वो देश को चलाएगी नई पार्टी, चलता रहेगा ऐसे, है ना, बढ़िया सिस्टम। तो हमने ऐसा क्यों नहीं किया? हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन नाम की चीज़ क्यों बनाई? ब्रिटेन में तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इंडिया वॉज अ ब्रिटिश कॉलोनी, और हमारे यहाँ बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ब्रिटिशर्स का ही फॉलो किया जाता है। तो जब ब्रिटेन में कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो हम भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाते, हम भी अपना सिंपल से पार्लियामेंट बनाते हैं, पार्लियामेंट काम करती है अपना बढ़िया से। तो हमने क्यों इतना पेन लिया, कभी सोचा है? इंडिपेंडेंस डे पे इतनी बढ़िया परेड नहीं होती जितनी रिपब्लिक डे पे होती है, ताकि लोगों को याद आए कि कॉन्स्टिट्यूशन बना था इस दिन, कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था इस दिन, है कि नहीं? तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का पर्पस ही ये था कि आज़ादी के बाद जो पार्लियामेंट बनेगी और हर 5 साल बाद जो पार्लियामेंट आती रहेगी उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगे, यही मतलब था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट इज़ गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसी रोल को निभाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस डॉक्ट्राइन के थ्रू वो साफ साफ बोला है जो में कॉन्स्टिट्यूशन पहले से दिया हुआ है, इतना साफ तरीके से नहीं दिया हुआ बट ऑब्वियस तरीके से दिया हुआ है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन पहले से दिया हुआ है उसी चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ अक्षरों में इस डॉक्ट्राइन के थ्रू बता दिया है। तो ये डॉक्ट्राइन कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि जो चीज़ पहले से थी उसी चीज़ को रीफ्रेम करके बताया गया है, सिंपल। क्या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को रिवर्स किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल। देखो एक बात समझ लो कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला दे उसको सरकार पलट सकती है। मान लो इस बात को, कई लोग नहीं मानते हैं, पढ़ो यहाँ पे। गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को साफ साफ बता दिया जो फैसला देना है दे दो, हम उसको पलट सकते हैं, और ऐसा किया भी था। सेंटर वर्सेस दिल्ली वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने यूनानिमसली एक वर्डिक्ट दी थी और सरकार 2 दिन में ऑर्डिनेंस लाके उस जजमेंट को इनफेक्टिव सरकार ने बना दिया। हाई कोर्ट ने बैंक्स बोर्ड ब्यूरो के खिलाफ फैसला दिया तो सरकार ने उसका नाम बदल दिया, FSIB कर दिया। भाई जजमेंट तो BBB के खिलाफ थी ना, FSIB के खिलाफ थोड़ी ना थी, सब कुछ सेम है, बस नाम बदल दिया, ठीक है। तो इसलिए सरकार कुछ भी कर सकती है, बस नंबर्स होने चाहिए, सारा वोट्स का खेल है। तो यहाँ पे 2 तरीके हैं जजमेंट को रिवर्स करने के लिए, ये चीज़ें इंटरव्यू में भी पूछी जा सकती हैं, इसलिए इस बात को समझ लो। या तो सुप्रीम कोर्ट खुद अपना फैसला ओवरटर्न कर दे। केशवनाथ भारती जजमेंट 13 जज बेंच ने दी थी, अगर 15 जज बेंच यानी कि उसमें करीबन कम से कम 8 जजेस सरकार की फेवर में बोलें तो फिर जजमेंट रिवर्स करी जा सकती है। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 8 जजेस सरकार की फेवर में बोलें? वो तभी बोलेंगे या तो सरकार कोलिजियम सिस्टम जो रिकमेंडेशन भेजता है उसमें से सिर्फ उन्हीं जजेस को ओके करे, काफ़ी चूज़ी हो जाए सरकार, है ना, सिर्फ उन्हीं जजेस को ओके करे जो कि सरकार की फेवर में बोलते हैं, या सरकार NJAC ला के जजेस को खुद अपॉइंट करे। क्लियर? दूसरा तरीका है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके। वो कैसे अमेंड करेगी? 2/3 मेजॉरिटी लोकसभा, 2/3 मेजॉरिटी राज्यसभा और 50% स्टेट्स में सिंपल मेजॉरिटी। एक चीज़ ध्यान दो कि जब आप जनरल इलेक्शन में लड़ते हो, मतलब वोट डालते हो, लड़ते तो पॉलिटिशियंस हैं, जब आप वोट डालते हो तो उससे लोकसभा चुनी जाती है। 5 सालों में जितने भी स्टेट असेंबली इलेक्शंस होते हैं उनसे स्टेट गवर्नमेंट्स बनती हैं, लेकिन इन्हीं स्टेट गवर्नमेंट से राज्यसभा बनती है। यानी कि अगर आपको इन तीनों जगह इतनी मेजॉरिटी चाहिए तो आप एक काम कर सकते हो कि आप बीच में ये स्टेट असेंबली इलेक्शन कराओ ही मत। आप बोलो कि भाई स्टेट असेंबली इलेक्शंस जब बीच में होते हैं तो बीच में बहुत सारे मुद्दे आ जाते हैं जिनकी वजह से सेम पार्टी को लोग वोट नहीं देते हैं, है ना। तो अगर आप दोनों इलेक्शंस अगर आपने सेम डे करवा दिए तो वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि लोग उस एक ही पार्टी को चुनेंगे, और जिस पार्टी को लोगों ने लोकसभा और स्टेट्स के लिए चुन लिया उसी से राज्यसभा भी बनेगी, यानी कि उस पर्टिकुलर पार्टी की इतनी मेजॉरिटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप लोगों को बोलो कि डबल इंजन गवर्नमेंट बनाएं।
मतलब जिस पार्टी को आपने सेंटर में वोट दिए थे अगले 4-5 साल तक स्टेट असेंबली इलेक्शन में, उसी पार्टी को वोट देते रहो, किसी और पार्टी को वोट मत दे देना स्टेट असेंबली इलेक्शन के लिए, ठीक है। दूसरा ये है कि आप ऑपोजिशन को इतना कमज़ोर बना दो कि बाय डिफ़ॉल्ट एक ही पार्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए। एंड तीसरा मैंने आपको अभी समझाया, साइमल्टेनियस इलेक्शन। कुछ क्वेश्चंस जो आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आंसर, ये किसी भी आर्टिकल में मेंशन नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन है। बट कोर्ट का काम तो झगड़े सुलझाना होता है ना, तो कोर्ट को किसने कहा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करे? सर, कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद ने कहा ऐसा। जैसा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 145 में लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए कम से कम 5 जजेस का बेंच होना चाहिए। अच्छा, तो केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या इंटरप्रेट किया था? सर, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया था कि पार्लियामेंट के पास लिमिटेड पावर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए। क्यों पार्लियामेंट के पास लिमिटेड पावर क्यों है भाई? तो अनलिमिटेड पावर किसके पास है? जजेस के पास? नहीं सर, किसी के भी पास अनलिमिटेड पावर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अनलिमिटेड पावर से इंसान करप्ट हो जाता है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में पावर को 3 हिस्सों में विभाजित किया गया है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। क्वेश्चन, गवर्नमेंट को लोग इलेक्ट करते हैं, जनता के द्वारा चुनी गई गवर्नमेंट पे कोई लिमिटेशन क्यों लगाई जाए? आंसर, क्योंकि सर ऐसा सभी डेमोक्रेसीज करती हैं। अगर डेमोक्रेसीज इलेक्टेड गवर्नमेंट पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगी तो डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप में बदल जाएगी, जैसा जर्मनी में हुआ था। वो कैसे, एक्सप्लेन करो। सर, 1932 के इलेक्शंस में नाजी पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले। नाजी पार्टी ने कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरराइड करते हुए खुद को अनलिमिटेड पावर्स दे दी। नाजी पार्टी ने लोगों को खुश रखा, बहुत बढ़िया सड़कें बना के और भी बहुत सारा काम करके, लेकिन हाथ की हाथ सरकार लोगों के सिविल राइट्स छीनती रही। लोग खुश होते रहे कि उनका देश इतना ताकतवर बन गया है कि अब वो अमेरिका को टक्कर दे सकता है, यूरोप के बाकी देशों को टक्कर दे सकता है। लेकिन उनको पता नहीं था कि सिर्फ वो पार्टी स्ट्रांग हो रही थी, उनका देश कमज़ोर हो रहा था। 10 साल में जर्मनी एक टोटलिटेरियन स्टेट बन गया और लोगों को पता भी नहीं चला। सर, ये सब बातें इतनी कॉमन हैं कि ये जर्मनी के विकिपीडिया पेज तक पे दी हुई हैं। हमें और बाकी डेमोक्रेसीज़ को इन चीज़ों से सीखना चाहिए, वरना हिस्ट्री रिपीट होगी और बाकी डेमोक्रेसीज़ भी डिक्टेटरशिप में बदल जाएंगी। क्वेश्चन, ब्रिटेन तो डिक्टेटरशिप में नहीं बदला। ब्रिटेन की पार्लियामेंट के पास तो अनलिमिटेड पावर है, ब्रिटेन के पास तो कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। सर, वो इसलिए क्योंकि ब्रिटेन एक तरह का एक्सेप्शन है। ब्रिटेन के वोटर्स और इंडियन वोटर्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क है सर। ब्रिटिश वोटर्स तो ऐसे हैं जो बाहर के देश के लोगों को अपना प्रधानमंत्री बना लेते हैं। जैसे वहाँ के अभी प्रधानमंत्री एक फॉरेन ओरिजिन के हैं, उनका रिलीजन भी फॉरेन ओरिजिन का है। हालांकि वो यूके के सिटीज़न हैं, लेकिन उनकी वाइफ यूके की सिटीज़न नहीं है। उनकी वाइफ किसी और कंट्री, इंडिया की सिटीज़न है, वो भी किसी और देश का धर्म फॉलो करती हैं। फिर भी वहाँ के लोग ऐसे लोगों को चुनते हैं। सर, इंडिया में तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ के वोटर्स जितने जागरूक हैं, वहाँ के वोटर्स जिन मुद्दों पे वोट करते हैं, वो बहुत डिफरेंट है हमारे देश से। और इसीलिए ब्रिटेन एक तरह का मैं एक्सेप्शन कहूँगा, बट बाकी डेमोक्रेसीज़ अपनी पार्लियामेंट्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगाती हैं। क्वेश्चन, देखो बेटा, मेरा सरकार में 35 साल का एक्सपीरियंस रहा है और मेरा ऐसा मानना है कि
हमारी पार्लियामेंट में बेशक 50 कमियां होंगी, लेकिन देश के लिए यही बेहतर है कि पार्लियामेंट के पास सारी पावर्स होनी चाहिए। इन जजेस के ऊपर मुझे ज़्यादा भरोसा नहीं है। तो क्या आप मुझे कन्विंस कर सकते हो कि मैं अपना व्यू बदल लूँ? क्योंकि मेरे हिसाब से तो पार्लियामेंट के पावर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। आंसर: सर, आपका एक्सपीरियंस तो मेरी एज से बहुत ज़्यादा है, तो मैं तो आपको कन्विंस नहीं कर पाऊँगा। बट सर, अगर आपकी इजाज़त हो तो आपसे क्वेश्चन ज़रूर पूछना चाहूँगा। सर, इतने बड़े एक्सपीरियंस में आपने बहुत सारी सरकारें देखी होंगी, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ देखी होंगी। आपके हिसाब से जो सबसे देश के लिए डेंजरस पॉलिटिकल पार्टी है, अगर वो इलेक्शन जीत जाए, क्या तब भी आप अपना व्यू चेंज नहीं करेंगे? क्या तब भी आप कहेंगे कि उस पार्टी को अनलिमिटेड पावर मिलनी चाहिए? बस सर, मैं इससे ज़्यादा आपको कन्विंस करने की कोशिश नहीं करूँगा। रटने से रैंक नहीं आएगी, समझने से रैंक आएगी। रटने के लिए बाज़ार में बहुत सारा मटेरियल है, वही सेम चीज़ हर जगह दी हुई है, उसी को रटते रहोगे, रैंक आ जाएगी क्या? नहीं। बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं है ये, कलेक्टर बनना है आपको। चीज़ों को समझना पड़ेगा। कम चीज़ों को समझो, लेकिन समझो। और समझने के लिए टाइम लगता है, समझाने के लिए भी टाइम लगता है। हमारी स्पीड स्लो रहेगी, लेकिन हमारे कंसेप्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे। ये अप्रैल मैगज़ीन का पहला टॉपिक था। धीरे धीरे बाकी टॉपिक्स भी आएंगे। स्पीड शुरू में स्लो रहेगी, बाद में थोड़ी इंक्रीज़ हो जाएगी।